हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोम चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें से हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको यही बताया जाएगा कि जहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा वो वीक होगा। मतलब क्या है, जो जल्दी टूटेगा अपने आयनों में वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको टूटने में टाइम लगेगा या पार्शियली टूटेगा वो आपका वीक होगा। यहाँ पर भी आपका वही है। चलिए आज बात कर लेते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपका वैसा ही है जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था। द स्ट्रेंथ ऑफ एन बेस डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस OH माइनस सॉल्यूशन। जो स्ट्रेंथ है आपके बेस की कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो किस पर डिपेंड करती है कि वो OH माइनस आयन किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। जल्दी प्रोड्यूस कर रहा है या लेट प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या कम प्रोड्यूस कर रहा है। इन्हीं बातों पर क्या है, आपके बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एनी बेस दैट गिव्स ऑफ OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन मोर इजियर देन द अदर इज स्ट्रॉन्गर। यानी कि अगर आपके पास दो बेस हैं A और B, अगर A आपका B के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी या कंप्लीटली क्या करता है, OH माइनस आयन देता है, तो A क्या है, B के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है आपका। अगर B आपका कम देता है तो वो क्या है, वीक है, क्योंकि वो कम दे रहा है। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करते हो तो जो जल्दी देगा स्ट्रॉन्ग होगा, कंप्लीटली टूटेगा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन्हीं सभी बातों पर हम बोलते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर देन NH4OH। ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, जबकि NH4OH आपका पार्शियली आयोनाइज होता है। तो इसी वजह से क्या है, NaOH NH4OH के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, या स्ट्रॉन्गर है। दूसरा अगेन वही बात है आपकी कि डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी। यानी कि अगर आपका बेस कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका डाइल्यूशन इनफिनाइट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर NaOH का, ठीक है, तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट रहा है। तो उसका मतलब क्या है, जब ये आपका डाइल्यूशन हो रहा है, जब ये सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट पे आ रहा है तो अपने आयनों में टूट रहा है। अगर अपने आयनों में टूट रहा है यानी कि उसका डाइल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो उसका डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा। डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो OH माइनस आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, है ना। OH माइनस आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंपाउंड आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डाइल्यूशन पर डिपेंड कर रही है। डाइल्यूशन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट डाइल्यूशन ज्यादा होने पर कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अगर ये ज्यादा अपने आयनों में टूट रहा है तो दैट मीन NaOH की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ये घट रही है तभी तो ये बढ़ रही है। ठीक है, समझ लो बात को। तो डाइल्यूशन के बढ़ने पर स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट डाइल्यूशन के बढ़ने पर कंसंट्रेशन घटती है। ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, इसको आप लोग वहां से भी समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे इतना ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका है द स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन, ये तो आपका हो गया। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच सब्सटेंस ड्यू टू OH माइनस आयंस, यानी कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपके किसी कंपाउंड का, वो किसकी वजह से होता है, OH माइनस आयंस की वजह से होता है। कोई OH माइनस दे रहा है तो वो बेस है। अब वो कितनी मात्रा में दे रहा है इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा। ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है तो वीक होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द, जैसे कि हमने पहले देखा था कि एसिड क्या है, जब टूटता है तो कॉन्जुगेट बेस देता है। सेम आपके बेस के साथ में होता है कि बेस जब आयोनाइज होता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड देता है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक एसिड एक बेस है जो कि आपका क्या है, BOH। ठीक है, जब ये आपका आयोनाइज होगा डाइल्यूशन के टाइम पे तो B प्लस और OH माइनस देगा। ये B प्लस क्या है, आपका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद हम इस रिएक्शन पर क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो आपका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है जो कि हम Kb से डिनोट करते हैं। तो Kb इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है आपके B प्लस और OH माइनस। सो कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है आपका BOH।
तो डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जहां पर के भी क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसमें एक आगे बात देख लेते हैं। अगर आपका के भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा है, के भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कंपाउंड स्ट्रॉन्ग कब होता है आपका, बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब OH माइनस ज्यादा होंगे। OH माइनस ज्यादा है तो के भी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो के भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस की कंसंट्रेशन के। तो दैट मीन अगर के बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो कंपाउंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, अगर के बी की वैल्यू कम होगी तो कंपाउंड आपका वीक होगा। यहां तक आपने समझ लिया। जैसे कि हमने पहले देखा था पी के बी इज इक्वल टू द माइनस log के बी, यहां पर भी कर लेते हैं। तो पी के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई log के बी, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पी के बी की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी के बी की वैल्यू पर। यहाँ पे हमने क्या देखा, के बी के बढ़ने पर स्ट्रेंथ बढ़ती है और के बी के घटने पर स्ट्रेंथ घटती है, बट यहाँ पे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पी के बी की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पी के बी आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के बी के, और के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्ट्रेंथ के। तो पी के बी क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पी के बी की वैल्यू बढ़ने से स्ट्रेंथ आपकी घटेगी और पी के बी की वैल्यू घटने से स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। तो ये आपने पहले भी देखा था, यहाँ भी देखा है। इसके बाद हमने उस इक्वेशन में वाटर क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वाटर आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सेम पॉइंट लिखा है। इसके बाद यहाँ पर भी हम ओस्टवाल्ड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का रूल लगा सकते हैं। अगर आपको किन्हीं दो बेस के बीच में बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके। फिर देखिएगा कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कम है वो वीक होगा, गॉट इट। नाउ तो हम बात कर चुके हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पिछली वीडियो में और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस इस वीडियो में। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कुछ वैल्यूज दी गई हैं आपकी, किसकी, के ए की और के बी की, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि आपका है हाइड्रोजन सल्फेट आयन, जिसकी के ए वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻²। दूसरा आपका है क्लोरस एसिड HClO2, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻²। फिर आपका है हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड HF, जिसकी वैल्यू होती है 1.35 × 10⁻3। नाइट्रस एसिड HNO2, जिसकी के ए वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁴। फिर आपका है एसिटिक एसिड, जिसकी के ए वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻⁵। एंड लास्ट में आपका है HCl, दैट इज द हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 6.2 × 10⁻10। तो इनमें से कुछ वैल्यू आप याद रख सकते हो, क्योंकि आगे चलकर आपको क्या करना पड़ेगा, आगे चल के आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा टाइट्रेशन को, एसिड बेस टाइट्रेशन को, तो वहां पर आपको इन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आप इसमें से एसिटिक एसिड की याद कर सकते हो और यहाँ से आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की याद रख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से के ए की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आपके कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, एकदम से पूरा टूट जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, जबकि के और के भी आपका निकाला जाता है इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम तो आपका अचीव नहीं हो रहा है, यानी कि कंपाउंड आपका है और कंप्लीटली टूट गया और रिएक्शन आपकी रिवर्स नहीं हुई, तो वहां पर के और के बी वैल्यू को निकालना डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर कोई भी एग्जांपल नहीं लिया, वो आपकी वेरी करती रहती है। फिर आपका है वैल्यूज ऑफ के बी फॉर कॉमन वीक बेस, जैसे कि आपका अमोनिया है, अमोनिया की वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻⁵। फिर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिसकी वैल्यू होती है अगेन 1.8 × 10⁻⁵। फिर आपका है मिथाइल एमाइन CH3NH2, जिसकी वैल्यू होती है 4.38 × 10⁻⁴। इथाइल एमाइन C2H5NH2, जिसकी वैल्यू होती है 5.6 × 10⁻⁴। एंड फाइनली C6H5NH2, दैट इज द एनिलीन,
इसकी वैल्यू होती है 3.8 इंटू 10⁻⁻10। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनमें से आप लोग इनको याद रख सकते हो। इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट नहीं मतलब आगे यूज क्या होंगी, NH4OH आपका यूज होगा और एसिटिक एसिड आपका यूज होगा, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। फाइनली इस पूरे टॉपिक को पढ़ने पे हमको यही समझ में आया, अगर हम इसका कंक्लूजन समरी में आपको बताना चाहूँ तो मेन चीज क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब वो चाहे एसिड का हो या बेस का हो, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा तो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा तो कंपाउंड आपका वीक होगा। यही हमने इन दोनों टॉपिक में जाना है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।